Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The End of the Beginning by Sean O'Casey. Lesson 14, English Class 11. Short questions and answers. While reading. While reading के questions लेसन के पढ़ने के साथ साथ लेसन के ही साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर लिखे होते हैं। आप पूरी किताब में देखेंगे वहीं पे लिखे हुए। इस लेसन के साथ इन्होंने गड़बड़ कर दी है। ये वाइल रीडिंग के क्वेश्चन जो साथ साथ पूछे जाने चाहिए थे वो आखिर पे इकट्ठे डाल दिए। एनीहाउ इनको नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही है कि ये 5 हैं और 10 दूसरे हैं। ये पोस्ट रीडिंग जिन्हें नॉर्मली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं। पोस्ट रीडिंग का मतलब है पढ़ने के बाद आपने लेसन पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। तो आप वाइल रीडिंग वाले भी तभी देंगे और पोस्ट रीडिंग, तो इनमें कोई ख़ास फ़र्क रह नहीं गया क्योंकि इनको ट्रीट इस तरह से किया गया। इनको आखिर में ही दूसरे क्वेश्चंस के साथ लिख दिया गया। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाई डज डैरी इंसिस्ट ऑन स्वैपिंग रोल्स विद लिज़ी? व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज पर्सनैलिटी? डैरी लिज़ी के साथ, लिज़ी उसकी बीवी का नाम है, डैरी अपनी बीवी लिज़ी के साथ रोल स्वैप करने के पर इसरार क्यों करता है? रोल स्वैप करना मतलब काम को बदल लेना, स्वैपिंग आपस में बदल लेना कि खेतों का काम तुम करो, घर का काम मैं करता हूँ। ये इस चीज़ पे वो इंसिस्ट क्यों करता है और इससे उसकी शख्सियत के बारे में क्या पता चलता है? रिवील का मतलब होता है अयां होना, पता चलना। तो शख्सियत के बारे में क्या पता चलता है? तो आंसर इसका कुछ यूं होगा, डैरी इंसिस्ट ऑन स्वैपिंग रोल्स बिकॉज ही बिलीव that housework is easy and less tiring than farm work. डैरी रोल स्वैपिंग के ऊपर इसरार इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है, उसे यकीन है कि घर का काम जो है, घर के अंदर रहकर काम जो है वो आसान और कम थकाने वाला होता है देन फार्म वर्क, खेतों में काम की निस्बत। और ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक रची बसी सी सोच है जो हमारे पूरे माशरे में या पूरी दुनिया में फैली हुई है कि घर का काम कोई काम नहीं होता, औरतें घर में ऐश करती हैं और मर्द जो हैं वो बाहर जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत सख्त काम होता है। तो इसी के ऊपर उसने तंज किया है राइटर ने और इसी चीज़ के ऊपर उसने इसको दिखाने की कोशिश की है कि ये इस तरह से नहीं है। This shows that he is overconfident and does not fully understand the amount of work Lizzie does every day. इससे पता चलता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसे खुद पर हद से ज़्यादा एतमाद है, उसे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और उससे मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं है कि लिज़ी जो है वो रोज़ाना घर में कितना ज़्यादा काम करती है। अब जब वो उसे काम खुद करना पड़ा तो फिर उसे समझ आई। क्वेश्चन 2, हाउ डज डैडी अप्रोच द हाउसवर्क इन लिज़ीज एब्सेंस? What do his actions and reactions reveal about his character? इसका आंसर देने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहूँगा। बाज़ार में बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स आ चुकी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ने ये सारे का सारा जो काम है वो एआई से करवाया है। जिस तरह से टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबें एआई से लिखवाई हैं, अब इसी तरह से जो हेल्पिंग बुक्स हैं वो भी एआई से लिखवाई जा रही। और साथ में वो लोग इस बात को एक स्टैंड पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो 2-2 स्टेटमेंट्स हैं और इसका एक लंबा सा आंसर होना चाहिए। उन्होंने लंबे लंबे आंसर लिख दिए जबकि ये एक्चुअली 2 नंबर का सवाल है। जो 2 नंबर का सवाल है जिसके 2 मार्क्स होंगे, उसको उसकी जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है वो इतनी होती है कि 2 या 3 सेंटेंसेस हों। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतना आप टू द पॉइंट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि चाहे स्टेटमेंट्स डबल हैं
आंसर जो है वो टू द पॉइंट और अकॉर्डिंगली हो। Derry begins the housework carelessly and spends time exercising, singing and chatting with Barry instead of working. हाँ जी, डेरी लिज़ी की गैर मौजूदगी में घर के काम की तरफ उसका क्या अप्रोच है, वो किस तरीके से उसको कर रहा है। अप्रोच का मतलब तरीका होता है या उसकी रुझान कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो लिज़ी चली गई है वो खेतों में काम करने के लिए, अब वो घर में हाउसवर्क कैसे कर रहा है और उसके एक्शंस और रिएक्शंस जो हैं वो उसके करैक्टर के बारे में क्या बताते हैं। यही क्वेश्चन पहले के साथ पूछा हुआ है कि उसके करैक्टर की, उसकी शख्सियत का क्या पता चलता है, अभी भी यही कि उसकी शख्सियत का क्या पता चल रहा है। तो आंसर इसका कुछ इस तरह से है। डेरी बिगिंस द हाउस वर्क केयरलेसली। डेरी घर के काम को लापरवाही से शुरू करता है, बेतवजही से शुरू करता है। एंड स्पेंड्स टाइम एक्सरसाइजिंग, सिंगिंग एंड चैटिंग विद बैरी इंस्टेड ऑफ वर्किंग। अब घर का एक भी काम नहीं उसने किया और वक्त किस चीज़ में गुजारता है, एक्सरसाइज करने में, वर्जिश करने में, सिंगिंग गाना गाने में और चैटिंग बातें करने में विद बैरी। बैरी जो उसका दोस्त है, जैसे ही लिज़ी जाती है वो आ जाता है, तो काम करने की बजाय वो इसके साथ बातें करके टाइम ज़ाया कर रहा है। His actions show that he is disorganized, impatient and unaware of the skill needed to manage a household. उसके एक्शंस और रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, उससे चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से एक अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके करने की का पता ही नहीं है, काम ही एक करना है। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो खेतों में जाता है जहाँ पे जाके एक दिन में जो सोचा हुआ हल चलाना है, पानी देना है या जो भी करना है, वो एक दिन में जो भी करना है वो एक काम करके वापस आ जाता है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का इतना ज़रूरत ही नहीं। घर में रहा है तो बहुत सारे ढेर सारे काम उसके सामने हैं और बस समझ नहीं आ रही कि पहले किसका करे दूसरा कौन सा करे। उन सबको छोड़ के उसने वो एक्सरसाइजिंग वगैरह शुरू कर दी। तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, इम्पेशेंट है, बेसब्र है, उसे समझ नहीं आती, ये जल्दी ही इरिटेट होके, जल्दबाजी का शिकार होके तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है। एंड अनअवेयर ऑफ द स्किल, और उसमें हुनर का ही पता नहीं है जो घर को चलाने के लिए चाहिए होता है। उसे कुछ भी पता नहीं है, बस उसने बीवी को बातें की कि तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम घर में कुछ करती कुछ नहीं है, तो रोल स्वैप कर लिए। उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें उसको समझ बाद में आती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। थर्ड क्वेश्चन, when Lizzie takes on the tasks seen as men's work, how does her behavior contrast with Derry's attempts at housework? What does this say about her character? वही चीज़ जो सेकंड स्टेटमेंट है, करेक्टर पूछ रहे हैं बाहर एक का। अब ये लिज़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि बीवी जो है, अब उसका पहले क्वेश्चन का ये, इससे जो पीछे सेकंड क्वेश्चन था उसका रिवर्स है, उसका उलट है कि आदमियों के कामों के बारे में लिज़ी क्या समझती है और उसका रवैया क्या है डेरी के कंट्रास्ट में, मुकाबले में, कि डेरी जो घर के काम करता है उसके मुकाबले में उसका रवैया क्या है। व्हाट डज दिस से अबाउट हर कैरेक्टर, इससे उसके किरदार का क्या पता चलता है। लिज़ी calmly goes to mow the meadow and does not complain about the task. लिज़ी बड़े सुकून से, आराम से चरागाह में से घास काटने के लिए चली जाती है और कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करती काम के बारे में। इन कंट्रास्ट उसके मुकाबले में डेरी क्विकली बिकम्स कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। डेरी जल्द ही कंफ्यूज हो जाता है, बेचैन परेशान हो जाता है एंड फ्रस्ट्रेटेड, और उसे गुस्सा आ जाता है। विच शोज दैट लिज़ी इज़ कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग, जिससे ये पता चलता है कि लिज़ी जो है वो काबिल है, जिम्मेदार है और मेहनती है। और ये डेरी के अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं, वो कैपेबल भी नहीं था घर के काम करने के, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और ना ही वो मेहनत करने का आदी है। Question 4. How does O'Casey use humor in Derry's struggles? Which scenes or moments stand out to you as particularly funny? किस तरह से O'Casey राइटर जो है वो ह्यूमर को, मजाक को इस्तेमाल करता है डेरी की स्ट्रगल में, कोशिश में। डेरी जो भी घर का काम करने की स्ट्रगल में है, कोशिश कर रहा है,
उसके अंदर वो ह्यूमर को, मजाक को कैसे इस्तेमाल करता है। विच सीन्स और मोमेंट स्टैंड आउट टू यू एज पर्टिकुलरली फनी। तो कौन से सीन या कौन से मौके आपको बहुत ज़्यादा मज़ाहिया लगते हैं। तो ये पर्सनल चॉइस है, स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप जिसको मर्ज़ी बता दें। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से पूरा, अगर आपने लेसन पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि उसमें कौन कौन सी बातें थी। तो एक या दो या तीन वो वाक़यात को लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने कुछ और तरीके से किया है, यानी मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो मुझे याद आई। तो अगर कोई मिस हो गई है तो वो आपकी मर्ज़ी, वो आप देख सकते हैं, वो उसको ऐड कर सकते हैं, या इनमें से भी अगर आप चाहें तो एक आध मिस कर सकते हैं, कुछ भी है ये, क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी है। Ocassi creates humor through a series of accidents and misunderstandings during Derry's attempts at housework. डैरी के घर के काम के ऊपर कोशिश के दौरान ओकैसी जो है वो हादसात, एक्सीडेंट्स, जो टक्करें छक्करें और चीज़ें टूटती हैं तो उसके और मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमियों की एक सीरीज़ के ज़रिए मज़ाक पैदा करता है। फनी मोमेंट्स इंक्लूड द ब्रोकन क्लॉक, द एक्सरसाइज सेशन विद बैरी, द ब्रोकन विंडो एंड डैरी फॉलिंग थ्रू द चिमनी। अब फनी मोमेंट्स में लिखते वक्त जो मुझे याद आए वो मैंने बता देता हूँ आपको। पहला काम जो उन्होंने किया था वो क्लॉक तोड़ा था दोनों ने मिलकर। फिर दूसरा, एक्सरसाइज करने लग गए, काम नहीं किया कोई भी किया, एक्सरसाइज करने लग गए वो बैरी के साथ मिलके। और फिर और एक्सरसाइज में भी वो काफ़ी उसकी लंबी एपिसोड चलती है जिसमें वो कभी उसकी स्पीड कम कर लेते हैं ग्रामोफोन की, कभी तेज़ कर लेते हैं, तो प्रॉपरली एक्सरसाइज भी कर नहीं पाते। खिड़की का टूटना, ये बैरी से खिड़की टूट जाती है, तो वो भी एक है। इसके अलावा वो सारा तेल बहा देते हैं और वो कौ को चिमनी के ज़रिए कमरे में मौजूद कुर्सी के साथ बांधते हैं। तो इस तरह की वो कुछ हरकतें वो दोनों दोस्त करते हैं। वो सारी की सारी बातें फ़नी हैं। एंड डैरी फॉलिंग डाउन द चिमनी, और डैरी आखिर पे जो चिमनी से नीचे गिरता है। तो जितने भी आपको वाक़यात हों आप उनको एक एक इस तरह से कॉमास के ज़रिए अलग करके इधर लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली फ़नी उन्होंने पूछा है कि सीन्स और मोमेंट्स, तो ये प्लूरल में आना चाहिए, कम से कम दो तो लिखें आप। Question 5. How does Terry's attitude change by the end of the play? What events lead him to this realization? प्ले के एंड तक डैरी का रवैया किस तरह से बदलता है? कौन से वाक़यात उसे कोई एहसास दिलाते हैं? अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मुकम्मल प्ले है, जो एक्चुअल ओरिजिनल प्ले जो शॉन ओकैसी ने लिखा। शॉन ओकैसी का जो प्ले आपके कोर्स में है वही प्ले है, लेकिन ये एब्रिज्ड है। एब्रिज्ड का मतलब होता है कि उसको काट कर, कतर कर, छोटा कर दिया गया है ताकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा हो सके। अगर ये इसको मुकम्मल लेंथ में दे देते तो शायद ये मौजूदा लेंथ से डबल से भी ज़्यादा होता। तो काफ़ी सारे वाक़यात उसमें से काट दिए हैं, कुछ एंडिंग उसकी काट दी है। तो हम जो हमारे पास हम बुक का, टेक्स्ट बुक का लेसन है, उसके अंदर डैरी ने का कोई एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, स्टार्ट होता है, पहला सीन ओपन जब होता है तो वहाँ पे वो पानी, शेविंग का पानी जो है, शेव कर रहा होता है और पानी ठंडा होता है। तो उस पानी के ठंडा होने का जिम्मेदार वो अपनी बीवी को ठहराता है और उसे कहता है कि तुम औरतों से कोई काम ठीक नहीं होता। और आखिर पे जब वो चिमनी में लटका होता है और उसकी बीवी आके उसको छुड़वाती है और उसे गिरकर चोट लग जाती है, तो भी वो अपनी बीवी को ही ब्लेम करता है कि तुम औरतों से कोई काम ठीक नहीं होता। तो शुरू से पहली सीन से लेकर आखिरी सीन तक जो हमारे पास किताब में टेक्स्ट मौजूद है उससे कोई एहसास नहीं है, कोई उसका रवैया चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन के सबक के मतन के मुताबिक, टेक्स्ट के मुताबिक, डैरी
does not realize that housework is harder beyond his imagination. डैरी को एहसास नहीं होता, अगरचे वो पूरा का पूरा घर का काम करने से में नाकाम रहा, उसने कोई एक काम भी ढंग से नहीं किया। तो बर्तन शायद उन्होंने धोए थे तो वो भी तोड़े, कुछ इस तरह का। कोई एक काम भी उन्होंने घर का मुकम्मल नहीं किया हुआ था, कुछ थोड़ा बहुत किया, ज़्यादातर घर के अंदर तोड़ फोड़ ही की। और डैडी को एहसास नहीं होता, उसे रियलाइज़ नहीं होता कि हाउसवर्क जो है वो उसके तसव्वुर से भी बढ़कर मुश्किल है। एट द स्टार्ट, ड्रामे के स्टार्ट में, कोल्ड शेविंग वाटर लीड्स हिम टू ब्लेम हिज वाइफ फॉर द ट्रबल। शेविंग वाटर जो है वो ठंडा होना तो उसको उसको लीड करता है, यानी उसकी वजह से वो अपनी बीवी को ब्लेम करता है, इल्ज़ाम देता है कि जो तकलीफ़ हो रही है पानी ठंडे होने की वजह से, शेव ठीक नहीं हो रही, तो उसका वो ज़िम्मेदार अपनी बीवी को ठहराता है। एंड एट द एंड, और आखिर में, फॉलिंग फ्रॉम चिमनी लीड्स हिम टू ब्लेम हिज वाइफ अगेन। चिमनी से गिरने पर भी वो अपनी बीवी को ही ज़िम्मेदार ठहराता है, उस पर ही इल्ज़ाम लगाता है, फॉर दी हर्ट, चोट लगने के लिए, तो गिरकर उसे चोट आई। तो देयर इज़ नो रियलाइजेशन ऑफ एनी काइंड, कोई किसी किस्म का एहसास नहीं है उसे। तो ये इसका आंसर ठीक है। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस 10 हैं। तो पहला है, हाउ डज द टाइटल द एंड ऑफ द बिगनिंग रिलेट टू द इवेंट्स एंड मैसेज ऑफ द प्ले। कि जी टाइटल जो है कि एंड ऑफ द बिगनिंग, आगाज़ का इख्तिताम, ये किस तरह से इसका कोई ताल्लुक़ बनता है इन वाक़यात से और प्ले के मैसेज से। तो प्ले हमने जहाँ तक पढ़ा है उसमें ये पता चला है कि उन्होंने एक कोशिश की थी कि जेंडर रोल स्वैप करके कोशिश की थी कि एक दूसरे के रोल्स का, एक दूसरे के काम का पता चल जाए। ये उन्होंने एक कोशिश ज़रूर की थी, पता चला नहीं चला, वो ड्रामे के एंड पे पता यही लगता है कि वो उन्हें उसे कोई, यानी मर्द को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ या कोई उसको समझ नहीं आई कि ये जेंडर रोल जो है या जो सिनफी किरदार हैं, औरतों के काम जो हैं और या मर्दों का काम अलग अलग कर भी दिया जाए, तो ये कोई रिस्पेक्टफुल चीज़ है, उसे समझ नहीं आती है फिर भी। तो उस लिहाज से इस प्ले का जो मैसेज है और एंड ऑफ द बिगनिंग जो है वो किस तरह से इवेंट्स के साथ रिलेट करते हैं। तो इवेंट कौन सा है? पहला इवेंट है कि जब कपल्स रोल को स्वैप करता है, आपस में किरदार बदलते हैं कि घर का काम तुम करो और खेतों का काम मैं करती हूँ। ये कपल ने आपस में वो स्वैप कर लिया, अपने रोल बदल लिए। तो ये एक इवेंट हुआ, और फिर पूरे के पूरे इवेंट्स बाद में ये साबित करते हैं कि ये सारा का सारा तजर्बा जो है वो नाकाम हुआ। तो इसको एंड ऑफ द बिगिनिंग कहा जाएगा। किस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो द टाइटल सजेस्ट्स दैट देयर वाज ए पॉसिबल बिगिनिंग ऑफ रिस्पेक्टिंग द वुमेन वर्क, क्योंकि ज़्यादा मसला मर्दों की तरफ से है, औरतों की तरफ से नहीं है। और उस ज़माने में, जिस ज़माने का ये राइटर है या जिस ज़माने का ये लेसन है, ये प्ले है, उस ज़माने में औरतों के हकूक़ के बारे में लिखा जाना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे भी औरत को ही बेहतर साबित किया गया इस ड्रामा के अंदर, कि वो जाके खेतों में काम भी अच्छे से कर लेती है। घर का तो वो रोज़ाना कर रही है, खेतों का काम भी वो अच्छे से कर लेती है। जबकि मर्द जो खेतों में काम करता है वो घर में उससे काम हो नहीं रहा कोई भी। तो औरत को ही बेहतर दिखाया गया। तो यहाँ पे भी विमेन वर्क को रिस्पेक्ट करने की एक बिगिनिंग होती है, यानी जब वो स्वैपिंग करते हैं तो वो एक, समझ लें कि एक मुमकिन तौर पे आगाज़ है एक तब्दीली का। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता, वो आदमी या शोहर जो है, जो डैडी है, वो समझ लेता कि औरतों का काम मुश्किल है और वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं घर के अंदर रह कर भी, और वो उससे क्योंकि होता नहीं है खुद से। लेकिन ड्रामा जो है वो इस तरीके से ख़त्म ही नहीं हुआ, ख़त्म भी इसी तरह से हुआ कि वो फिर भी उसे ही ब्लेम कर रहा है कि तुम काम सारे उल्टे काम करती हो, सब सब काम गलत करती हो।
आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस एक्सपीरियंस, और जब ये तजर्बा नाकाम हो जाता है, उसके बाद द लास्ट सीन ऑफ द प्ले शोज अ रेकलेस एंड ऑफ दैट बिगनिंग। तो जो एक वो बिगनिंग हुई थी, एक एक उम्मीद नज़र आई थी, वो उसका एंड हो जाता है। तो ये तो इसका टाइटल की सजेशन होगी इवेंट्स के साथ मिलके। और मैसेज ऑफ द प्ले क्या है जो राइटर बताता है जी, राइटर इज ऑफ द व्यू दैट रिस्पेक्टिंग जेंडर रोल्स इज नॉट इवन होपफुल इन दिस सोसाइटी। कि सोसाइटी के अंदर, मर्दों की सोसाइटी के अंदर जेंडर रोल्स की रिस्पेक्ट करने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एक पेसिमिस्टिक किस्म का मैसेज है, लेकिन इसका मुमकिन यही बनता है कि राइटर यही दिखाना चाह रहा है। अगर राइटर इसको ठीक करना चाह रहा होता तो वो आखिर पे दिखाता कि जी मर्द को समझ आ गई है, लेकिन वो जब आखिर पे दिखाया ये क्या कि उसे कोई समझ नहीं आई, वो वही का वही है, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि इस सोसाइटी को कोई समझ नहीं आएगी, कोई उम्मीद नहीं है। Question 2. Do you think Daddy's change in attitude at the end of the play is genuine? Or why not? क्या आप समझते हैं कि डैरी के रवैये में कोई तब्दीली जो आखिर पे आई है वो हकीकी है? क्यों या क्यों नहीं? आपने बताना है कि जी कि आपको क्यों लगता है कि वो उसके अंदर एक जेन्युइन चेंज आई। तो पहली बात तो ये है कि सिरे से कोई चेंज है ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत कोई चेंज है भी, अगर हम उससे कह लें कि जो उसने पूरा एक्सपीरियंस किया है, और अब अगर वो दोबारा फ्यूचर में अपनी बीवी से इस बात पर लड़ाई करेगा तो बीवी के पास तो बहुत सारी बातें होंगी उसको सुनाने के लिए। तो अगर ये कुछ उसको एहसास हुआ भी है जो कि एक्चुअली नहीं दिखाया गया कि उसे कोई एहसास हुआ है, अगर कोई ऐसा एहसास हुआ भी है तो वो भी जेन्युइन नहीं है, कोई हकीकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो आंसर है नो डैट इज चेंज इन एटीट्यूड डज नॉट सीम जेन्युइन। ये लफ्ज़ जेन्युइन है, ये जेन्युइन नहीं है। लोग वो जेन्युइन कहते हैं, जेन्युइन हकीकी असली नहीं। डैरी के रवैये में जो तब्दीली वो हकीकी मालूम नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि तब्दीली है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम तब्दीली मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि चेंज इन एटीट्यूड, तो क्वेश्चन जब हमें ये कह रहा है कि एटीट्यूड में चेंज आया तो फिर हम उसको मान के उसका जवाब देते हैं कि जो एटीट्यूड में चेंज है वो जेन्युइन नहीं है। इवन आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम्स ही कॉजेज ही कंटिन्यूज टू ब्लेम लिजी रादर देन एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स। सारे प्रॉब्लम जो उसने खुद कॉज किए थे, सारे मसाइल जो उसने खुद खड़े किए थे, घर के अंदर काफ़ी सारी तोड़ फोड़ हुई, बल्ब जला दिया, क्लॉक ख़राब कर दिया, ऐसा काफ़ी कुछ किया उसने। उसके बाद भी वो लिज़ी को ही ब्लेम करता है, बीवी को ही ब्लेम करता है, बजाय कि अपनी गलती मानने के। The events teach the audience an important lesson, but Derry himself does not clearly show that he has learned it. हाँ जी, ये वाक़यात, ये सारा कुछ जो है ऑडियंस को ज़रूर सिखाएगा, और ये असल में किसी भी ड्रामे का मकसद ये होता है कि जो देखने वाले या पढ़ने वाले हैं ड्रामे के, उन्हें समझ आए, और उसके अंदर जो किरदार है उसे समझ आई है या नहीं आई वो मैटर नहीं करता। और यहाँ पे डैरी को खुद कोई चीज़ समझ नहीं आई। डज नॉट क्लियरली शो, वो वाज़े तौर पे नहीं दिखाता कि उसे कोई समझ आई है, उसे कुछ वो सबक जो उससे सीखा है, जो ऑडियंस से सबक सीखा है, वो डैरी ने भी सीख लिया। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता कि ऑडियंस सीखते हैं इससे, लेकिन डैरी नहीं सीखता। क्वेश्चन थर्ड, third question, how does Lizzie demonstrate her competence throughout the play? What traits make her a strong character? लिज़ी अपनी competence, अपनी अहलियत पूरे ड्रामे में किस तरह से दिखाती है, कौन सी चीज़ें दिखाती हैं कि वो एक मजबूत किरदार था। Lizzie manages both household and farm duties efficiently and confidently. लिज़ी घर का काम और फार्म का काम, खेतों का काम दोनों ही एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से करती है और कॉन्फिडेंटली, एतमाद से करती है। हर प्रैक्टिकल नेचर, पेशेंस एंड हार्ड वर्क मेक हर स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल करेक्टर। उसका प्रैक्टिकल नेचर यानी ऐसी नेचर जो काम करने वाली हो, उसकी काम करने वाली फितरत, सब्र और मेहनत उसे एक मजबूत और अहल किरदार बनाते हैं।
Question 4. How does the play portray humor in everyday situations? Why is humor important in addressing conflicts or misunderstandings? किस तरह से ड्रामे में ह्यूमर मजाक को दिखाया गया है रोज़मर्रा की सूरत हाल में रोज़मर्रा की सूरत हाल में मजाक कैसे दिखाया गया है और मजाक जो है वो कैसे अहम है, क्यों अहम है मसाइल को और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, गलतफहमियों को संवारने में, सुधारने में। The play turns ordinary household tasks into amusing situations through accidents and mistakes. ड्रामे में टर्न्स किया गया यानी ड्रामा करता है, बना देता है आम किस्म के घर के कामों को और अम्यूजिंग सिचुएशंस, मज़ाहिया सूरत हाल में बदल देता है हादसात और गलतियों की वजह से। यानी वहाँ पे गलतियाँ और हादसात दिखाए जाते हैं जिससे छोटी छोटी चीज़ें भी मज़ाहिया नज़र आ जाती हैं और आने लगती हैं। आप सिमिलर सिचुएशन को अगर आपने मिस्टर बीन की मूवीज़ या उसके जो वो टीवी ड्रामास टाइप जो चीज़ें हैं, वो फिल्म है, वो देखी हो तो उसमें भी ये कुछ छोटे से छोटा काम है लेकिन इतने मज़ाहिया तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गलती करता है तो मज़ा नज़र आता है, हमें वो चीज़ें मज़ाहिया लगती हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि आम दिनों के ऑर्डिनरी हाउस होल्ड का टास्क, आम घरेलू कामों को मज़ाहिया सिचुएशन में बदल दिया जाता है। कैसे? कोई हादसा होता है या गलती होती है। Humor makes the conflict enjoyable to watch and helps the audience understand the lesson without making it feel harsh. हाँ जी, ह्यूमर का फ़ायदा ये होता है, मज़ाक का फ़ायदा ये होता है कि बात कड़वी नहीं लगती, समझाने वाली बात। वैसे किसी को किसी की गलती समझाई जाए या बता दी जाए उसे बुरी लगती है, कड़वा लगता है वो सारा कुछ है। लेकिन अगर उसे ह्यूमर के ज़रिए से सिखाया जाए तो उसे वो बात कड़वी नहीं लगेगी, हार्श नहीं लगेगी। ह्यूमर मज़ाक जो है वो कन्फ्लिक्ट को एंजॉयबल बना देता है टू वॉच, कि हम उसे देखें और फिर ऑडियंस सीखते हैं, सबक सीखते हैं इसको सख्त हार्श महसूस किए बगैर। वैसे मर्दों से कहा जाए ना कि औरतों की रिस्पेक्ट करें, औरतों के काम की रिस्पेक्ट करें तो वो मानते नहीं है, लेकिन शोनो कैसी ने जो तरीका अपनाया वो ह्यूमर का था जिसकी वजह से ये एक बहुत कामयाब स्टेज प्ले था। कामयाब वही स्टेज प्ले होगा जिसको लोग समझेंगे, जिसको लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। Question 5. What moral lessons or messages does the play convey about work and relationships? कौन सा इखलाकी सबक या पैगाम प्ले जो है वो पहुंचाता है काम और रिश्तों के बारे में, ताल्लुकात के बारे में? The play teaches that every type of work deserves respect. ये ड्रामा सिखाता है कि हर तरह का काम की इज्जत करनी चाहिए। हर किसी हर किसी का काम रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, हक रखता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए एंड अप्रिसिएशन, और उसकी सताइश की जाए, उसको शाबाश दी जाए उस चीज़ के ऊपर। इट ऑल्सो shows that understanding and cooperation are important for healthy relationships. इससे ये भी पता चलता है कि समझना और ताउन करना अच्छे ताल्लुकात के लिए, रिश्तों के लिए अहम है। Question 6. How does the end of the beginning challenge the idea that certain type of work are easy or insignificant? How does this message remain relevant today? किस तरह से एंड ऑफ द बिगनिंग ये चैलेंज करता है, इस ख्याल को ललकारता है या उसको इसकी मुखालफत करता है कि कुछ काम आसान और मामूली होते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे घर का काम जो औरतें करती हैं, इसको आम तौर पे लोग आसान समझते हैं और मामूली समझते हैं। हाउ डज़ दिस मैसेज रिमेन रेलेवेंट टुडे? ये मैसेज आज भी रेलेवेंट कैसे है? ये आयरलैंड की बात है ड्रामा जो है, लेकिन आप अपने पंजाब में इधर उधर अपने मोहल्ले में, अपने घर में देख लें, यही चीज़ है, आज भी मौजूद है। द प्ले शोज दैट हाउस वर्क रिक्वायर्स एफर्ट, स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रामा दिखाता है कि हाउस वर्क जो है
उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसमें ज़ोर लगाना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, स्किल एक हुनर है को काम करने होते हैं। और हमें घर की चीज़ें बड़े आसान लगती हैं, तो जिन लोगों को ज़्यादा आसान लगती है तो वो झाड़ू देने जैसा काम करके देख लें, उन्हें समझ आ जाएगी कि ये भी स्किल के बगैर नहीं होगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी। दिस मैसेज इज स्टिल रेलिवेंट टुडे बिकॉज पीपल शुड वैल्यू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। ये मैसेज आज भी रेलिवेंट है, आज भी ठीक है, क्योंकि लोगों को आज भी यही सीखने की ज़रूरत है कि हर तरह के काम की वैल्यू कदर करनी चाहिए, वेदर इट इज़ डन एट होम और आउटसाइड। अगर चाहे ये घर पे काम किया जाए या इसको बाहर जाके करें, तो इसकी कदर आज भी होनी चाहिए। औरतों के काम की कदर होनी चाहिए, बाहर मर्दों के काम की भी कदर होनी चाहिए, हर किस्म के काम की कदर होनी चाहिए। Question 7. How are the themes of pride and humility explored through the play's comedic situations? ड्रामे के मज़ाहिया सूरत हाल के अंदर या जो उसके वाक़यात होते हैं उनके ज़रिए से गुरूर, तकब्बर और आजिज़ी को कैसे एक्सप्लोर किया गया है, देखा गया है। Daddy's pride makes him believe that he can easily do Lizzie's work. डैडी का तकब्बर उसे ये यकीन दिला देता है या दिलाता है कि उसके अंदर तकब्बर है, तो उसकी वजह से वो ये मानता है कि वो लिज़ी का वाला काम जो है वो बड़ी आसानी से कर सकता है। His failures and embarrassing experiences teach him humility and help him recognize his mistakes. उसकी नाकामियाँ और शर्मिंदगी वाले तजुर्बात जिसमें उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जैसे उसका मुंह काला हो गया चिमनी में लटकने की वजह से। उसकी नाकामियाँ और शर्मिंदगी वाले तजुर्बात उसे आजिज़ी सिखाते हैं और उसे अपनी गलतियों को पहचानने में उसकी मदद करते हैं। Question 8. How does O'Casey use exaggeration to emphasize the play's themes? ड्रामे के थीम्स को एम्फसाइज करने के लिए उन पर रोशनी डालने के लिए, उन पे जोर देने के लिए वो कैसी एग्जेजरेशन को कैसे इस्तेमाल करता है। एग्जेजरेशन जो है वो बात को बढ़ाना होता है, राई का पहाड़ बनाना, थोड़ी सी बात है उसको ज़्यादा कर देना। तो वो ये इसमें काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे बात जो थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। जैसे वो एलिस लेनिगन की जो बात करती है उसकी बीवी, तो वो बार बार उसी बात को उसका नाम लेती जाती है और काफ़ी लंबा डायलॉग बोल देती है, तो वो एग्जेजरेशन है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। जो एग्जेजरेशन ये भी है कि वे बैरी को जहाँ पे नज़र नहीं आता तो वो हर चीज़ को मुंह के बिल्कुल पास लाता है, तो राइटर उसको वहाँ पे लिखता है कि वो हर चीज़ को अपनी नाक के पास ला कर देखता है। तो होता तो ये है कि लोग अपनी आंखों के करीब करते हैं, नाक के करीब तो नहीं करते ना, नाक तो ऑटोमेटिकली साथ में करीब हो जाती है। तो इस चीज़ को एक एग्जेजरेशन, एक बढ़ावे की बात, इसके ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। और कैसे exaggerates the accidents and confusion that occur while Derry does the housework. डैरी जब घर में काम कर रहा होता है तो जो कन्फ्यूजन और हादसात होते हैं उनको वो बढ़ा के बयान करता है। These exaggerated events make the play funnier. जैसे उसकी नाक पे चोट लग जाती है तो वो कितनी देर लेटा रहता है, तो और उसके बारे में बातें करता रहता है कि मैं तो अब बस तब ही उठूँगा जब तक ये जो है नाक मेरी ठीक नहीं हो जाएगी। तो वहाँ पे भी काफ़ी एग्जेजरेशन थी। तो ये राई के पहाड़ वाले वाक़यात जो हैं इस ड्रामे को ज़्यादा मज़ाहिया बनाते हैं एंड हाईलाइट हाउ डिफ़िकल्ट द टास्क रियली आर, और हमें ये बताते हैं कि ये काम वाक़ई में ये हकीकत में कितने ज़्यादा मुश्किल हैं। Question 9. How would the play change if Derry had succeeded at housework? अगर डैरी घर का काम मुकम्मल कर लेता तो ड्रामा किस तरीके से बदलता। जी हाँ, जो अपने आप को साबित कर मनवा लेता कि वो औरतों वाले काम भी, घर के काम भी आसानी से कर सकता है, तो फिर ड्रामा कैसे बदलता। If Derry had succeeded, the play would lose much of its humor and its main lesson. अगर डैरी कामयाब हो जाता
तो ज़्यादा तो मज़ा ही ख़त्म हो जाना था इसके अंदर से, क्योंकि वो उसके जो गलतियाँ थी, उसका जो नुकसान था, उसकी जो ख़राबियाँ थी, वो ही मज़ाह थी। उसी से मज़ाह पैदा होता है। अगर वो सारी काम ही ठीक कर लेता तो मज़ाह किस चीज़ का होना था। जैसे लिज़ी को दिखाया ही नहीं गया क्योंकि वो सारा काम ठीक कर रही है, तो वो मज़ाह भी पैदा नहीं कर, उसका करैक्टर मज़ाह भी पैदा नहीं करता। और जब तक वो खेत में काम करती रही, हमें सिर्फ इतना बताया जाता रहा है कि जी वो आवाज़ आ रही है उसकी मशीन चलने की। It would not show the importance of respecting other people's work and responsibilities. तो इससे अहमियत भी पता न चलती कि दूसरे लोगों के काम की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उनकी जिम्मेदारियों की। तो जो ड्रामे का एक्चुअल मकसद है वो सारा फौत हो जाता अगर डैरी जो है वो अपना हाउस वर्क मुकम्मल कर लेता। क्वेश्चन 10, हाउ डज irony function in the play? Consider the title, Dairy's expectations versus reality, etc. कि ड्रामा के अंदर आयरनी, तजाद कैसे काम करता है, और आपने आंसर की जो है वो टाइटल को जहन में रख के और डायरी की तवक्कुआत और हकीकत को जहन में रख के देना है। द प्ले इज़ आयरनिक बिकॉज डैरी एक्सपेक्ट्स हाउसवर्क टू बी सिंपल बट इट बिकम्स अ कंप्लीट डिजास्टर। ड्रामे के अंदर तजाद मौजूद है, आयरनी मौजूद है, क्योंकि डैरी तवक्को करता है कि घर का काम बड़ा सादा सा होगा, लेकिन वो एक मुकम्मल तबाही होता है, यानी उससे होता ही कुछ नहीं है। मुकम्मल तबाही यानी एक मुकम्मल फेलियर है। द टाइटल इज़ ऑल्सो आयरॉनिक, टाइटल भी आयरॉनिक है। दी एंड, और एक उसके अंदर एंड और बिगिनिंग दो लफ्ज़ हैं जो आपस में एंटोनिम्स हैं, मुतज़ाद हैं। तो आयरनी तो होगी, तज़ाद तो यहाँ पे भी टाइटल में भी है। और कैसे है? द टाइटल इज़ ऑल्सो आयरॉनिक बिकॉज व्हाट सीम्स लाइक ए बिगिनिंग, कि जो एक बिगिनिंग लग रही होती है कि लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डैरी अंडरस्टैंडिंग करेगा, समझ जाएगा कि बीवी का काम जो है वो मुश्किल है, एक्चुअली मार्क्स द एंड ऑफ रिस्पेक्टिंग जेंडर रोल्स। लेकिन आखिर में निकलता क्या है कि किसी किस्म के जेंडर रोल का, यानी जेंडर रोल मर्दों का काम मर्द करते हैं, औरतों का काम औरतें करती हैं, ये जेंडर रोल्स हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। वो जो रिस्पेक्ट का एक चांस बना था उसका एंड हो गया उसी बिगिनिंग के साथ ही। यानी शुरू में जो उन्होंने आपस में रोल स्वैपिंग की, आपस में एक दूसरे के साथ काम बदल लिए, उससे एक उम्मीद शुरू हुई थी, एक बिगिनिंग हुई थी, लेकिन एंड क्या हुआ कि उसी उम्मीद का, उस रिस्पेक्ट का एंड हो गया, खात्मा हो गया है। तो इस ड्रामा के अंदर आयरनी मौजूद